नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल BR डिजिटल हिबी में। अगर आप बैंकिंग, गवर्नमेंट स्कीम्स और डिजिटल सर्विसेज से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम SBI का कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक पॉइंट 1 से पॉइंट 46 तक पूरा एक्सप्लेन करेंगे। यह एक ही फॉर्म है जिससे आप अपने SBI अकाउंट से जुड़ी 46 अलग अलग सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं, जैसे KYC अपडेट, एड्रेस चेंज, आधार सीडिंग, चेकबुक, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, लॉकर सर्विसेज और पेंशन सर्विसेज। बहुत से लोग ब्रांच में जाते हैं लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि इस फॉर्म में क्या भरना है, कौन सा ऑप्शन टिक करना है और किस रिक्वेस्ट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या उन्हें दोबारा ब्रांच जाना पड़ता है। इस वीडियो में हम SBI कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म को लाइन बाय लाइन समझेंगे। मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्म क्या है, इसका यूज कब होता है, कौन भर सकता है, हर ऑप्शन का मतलब क्या है, कैसे भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और किन गलतियों की वजह से रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकती है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो मुझे यकीन है कि इस फॉर्म के बारे में आपको दोबारा कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, एक एक पॉइंट करके पूरा फॉर्म समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये फॉर्म होता क्या है। SBI कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म एक मल्टीपर्पज एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी एक ही फॉर्म के थ्रू आप अपने अकाउंट से जुड़ी बहुत सारी रिक्वेस्ट बैंक को दे सकते हैं। फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स अपडेट करने से लेकर अकाउंट मॉडिफिकेशन, चेकबुक, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, नॉमिनेशन, पेंशन और लॉकर सर्विसेज तक कई तरह की रिक्वेस्ट के ऑप्शंस दिए गए हैं। ये ऑफलाइन प्रोसेस है, यानी फॉर्म भरकर आपको अपनी ब्रांच में जमा करना होगा। इसका ऑनलाइन प्रोसेस अलग होता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। दोस्तों, अब जानेंगे ये फॉर्म कब दिया जाता है। ये फॉर्म तब दिया जाता है जब कस्टमर को अकाउंट में कोई इन्फॉर्मेशन ऐड या अपडेट करनी हो या किसी बैंकिंग सर्विस के लिए रिक्वेस्ट देनी हो, जैसे मोबाइल नंबर चेंज करना, एड्रेस अपडेट करना, आधार लिंक करना, पैन अपडेट करना, सिग्नेचर चेंज करना, ATM कार्ड लेना, चेकबुक लेना, इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करना, डोरमेट अकाउंट एक्टिवेट करना और भी बहुत सारी सर्विसेज इसी फॉर्म के थ्रू मिलती हैं। दोस्तों, अब ये जानेंगे फॉर्म भरने से पहले क्या रेडी रखें। फॉर्म भरने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए। पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, एड्रेस प्रूफ अगर एड्रेस चेंज कर रहे हैं, पासपोर्ट साइज फोटो अगर ब्रांच मांगे, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, इस फॉर्म में सिर्फ वही बॉक्सेस टिक करनी है जिनकी आपको जरूरत है, बाकी सब खाली छोड़ दें। तो चलिए दोस्तों, एक एक पॉइंट करके पूरा फॉर्म समझते हैं। सबसे ऊपर आपको कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी होती हैं। बैंक सेक्शन में लिखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर पहले से लिखा है तो छोड़ दीजिए। ब्रांच सेक्शन में अपनी SBI ब्रांच का नाम लिखिए। डेट सेक्शन में आज की डेट लिखिए। फर्स्ट एप्लीकेंट नेम सेक्शन पर अकाउंट होल्डर का नाम लिखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पासबुक में लिखा हुआ है। सेकेंड एप्लीकेंट सेक्शन पर अगर ज्वाइंट अकाउंट है तभी भरना है, सिंगल अकाउंट है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। अकाउंट नंबर सेक्शन में अपना SBI अकाउंट नंबर लिखिए, एक भी डिजिट गलत नहीं होनी चाहिए। मोबाइल नंबर सेक्शन में करंट मोबाइल नंबर लिखिए। ध्यान रहे ये सिर्फ कॉन्टैक्ट के लिए है। अगर मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो रिक्वेस्ट नंबर 10 में नया मोबाइल नंबर लिखेंगे। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, फॉर्म में क्लियरली लिखा है सिर्फ वही बॉक्सेस भरिए जहां अपडेट करना है। अगर मोबाइल नंबर ही चेंज करना है तो पूरा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, सिर्फ मोबाइल नंबर वाला सेक्शन फिल करिए। याद रखिए, स्टार मार्क वाली फील्ड्स मैंडेटरी हैं और फॉर्म सबमिट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट लेना कभी मत भूलिए। अब आते हैं ऐड अपडेट पर्सनल डिटेल्स में। पॉइंट नंबर 1, अपडेट KYC ID टाइप। अगर आपको अपना KYC डॉक्यूमेंट अपडेट करवाना है तो ये बॉक्स को टिक करें। तो पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID या NREGA कार्ड में से एक टिक करें। आपने जो डॉक्यूमेंट को टिक किया उस डॉक्यूमेंट का नंबर लिखें और उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अटैच करें। प्लेस ऑफ इश्यू में आपका प्लेस का नाम लिखें और इश्यू डेट और वैलिड टिल डेट ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ सकते हो। पॉइंट नंबर 2, एड्रेस चेंज। अगर आपका एड्रेस चेंज करना है तो ये बॉक्स को टिक करें, तो परमानेंट, कॉरेस्पॉन्डेंस या बोथ टिक करें। नया एड्रेस लाइन 1 2 3 में लिखें। दोस्तों, यहाँ एक जरूरी बात, 2 वर्ड्स या डिजिट्स के बीच थोड़ा स्पेस जरूर छोड़ें ताकि एड्रेस क्लियरली पढ़ा जाए। एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट टाइप भी टिक करना है। परमानेंट एड्रेस चेंज के लिए ये डॉक्यूमेंट लगाना मैंडेटरी है। पॉइंट नंबर 3, फादर, मदर, स्पाउस नेम। अगर अकाउंट में फादर, मदर या स्पाउस का नाम ऐड करवाना है तो ये बॉक्स को टिक करें और यहाँ उनके नाम लिखें, लेकिन एप्लीकेंट की आधार कार्ड पर फादर या हस्बैंड का नाम ऐड होना चाहिए, तभी डॉक्यूमेंट वैलिड माना जाएगा। पॉइंट नंबर 4, आधार सीडिंग फॉर DBT। अगर आप आधार को अकाउंट से लिंक करना चाहते हैं ताकि DBT यानी आपके अकाउंट में DBT के थ्रू सरकारी बेनिफिट्स मिल सकें, अगर ये चाहते हैं तो आधार सीडिंग फॉर DBT बॉक्स टिक करें और अपना 12 अंक का डिजिट आधार नंबर लिखें। पॉइंट नंबर 5, आधार डेटा डिलीट। अगर किसी वजह से अकाउंट से आधार रिमूव करवाना हो तो ये बॉक्स को टिक करें। यहाँ आधार नंबर लिखना होता है और बैंक वेरिफिकेशन के बाद अकाउंट से आधार डेटा रिमूव करता है। पॉइंट नंबर 6,
अगर पैन नंबर अकाउंट में अपडेट करना है या पहले गलत पैन रजिस्टर्ड है तो इस बॉक्स को टिक करें और नया पैन नंबर लिखिए। पॉइंट नंबर 7, अगर ईमेल रजिस्टर करनी है या चेंज करनी है तो इस बॉक्स को टिक करें और अपनी वैलिड ईमेल आईडी लिखिए। पॉइंट नंबर 8, चेंज टाइटल, अगर आपको अपना टाइटल चेंज करवाना है जैसे मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, तो इस बॉक्स को टिक करें और नया टाइटल लिखें। पॉइंट नंबर 9, चेंज नेम, अगर नाम में कोई करेक्शन या चेंज करवाना है तो इस बॉक्स को टिक करें और नया नाम लिखें। इसके साथ आधार कार्ड, गजट नोटिफिकेशन या मैरिज सर्टिफिकेट जैसा रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अटैच करना जरूरी है, लेकिन आधार कार्ड को ही ज्यादातर वैलिड माना जाता है और उस डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेंट का नाम सही होना चाहिए। पॉइंट नंबर 10, चेंज मोबाइल नंबर, अगर अकाउंट में नया मोबाइल नंबर अपडेट या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज करना है तो इस बॉक्स को टिक करें और नया मोबाइल नंबर लिखिए। अब आते हैं अदर अकाउंट CIF मॉडिफिकेशंस में। पॉइंट नंबर 11, ट्रांसफर अकाउंट /CIF, अगर आप अपना अकाउंट या CIF दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो इस बॉक्स को टिक करें। और सबसे पहले समझिए कि यहां CIF क्या होता है। CIF का फुल फॉर्म है माइनस कस्टमर इन्फॉर्मेशन फाइल। बैंक आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स, KYC, अकाउंट्स और कस्टमर इन्फॉर्मेशन को एक यूनिक CIF नंबर के अंदर स्टोर करता है। इस रिक्वेस्ट में आप 3 चीजों में से कोई एक चूज कर सकते हैं, ट्रांसफर अकाउंट ट्रांसफर, CIF ट्रांसफर। बोथ, अगर सिर्फ अकाउंट ट्रांसफर करवाना है तो ट्रांसफर अकाउंट टिक कीजिए, अगर CIF ट्रांसफर करवाना है तो ट्रांसफर CIF टिक कीजिए, और अगर अकाउंट और CIF दोनों ट्रांसफर करने हैं तो बोथ टिक कीजिए। उसके बाद जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं, ब्रांच नेम सेक्शन में नया ब्रांच का नाम और ब्रांच कोड सेक्शन में नया ब्रांच कोड लिखें। पॉइंट नंबर 12, चेंज मोड ऑफ ऑपरेशन, ये ऑप्शन मेनली जॉइंट अकाउंट होल्डर्स के लिए होता है। अगर अकाउंट चलाने का तरीका बदलना हो तो इस बॉक्स को टिक करें। यहां आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। सेल्फ, सिर्फ अकाउंट होल्डर ही अकाउंट ऑपरेट करेगा। इधर और सर्वाइवर, जॉइंट अकाउंट में दोनों में से कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। अगर एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए तो दूसरा अकाउंट होल्डर अकाउंट चला सकता है। ये सबसे कॉमन मोड होता है। फॉर्मर और सर्वाइवर, सिर्फ पहला अकाउंट होल्डर अकाउंट ऑपरेट करेगा, उसके बाद ही सेकंड होल्डर अकाउंट यूज कर सकता है। जॉइंटली हर ट्रांजैक्शन के लिए दोनों अकाउंट होल्डर्स के सिग्नेचर जरूरी होंगे। अगर चेंज मोड ऑफ ऑपरेशन अकाउंट में चेंज करवाने हैं तो सेल्फ, इधर ऑर्डर सर्वाइवर, फॉर्मर ऑर्डर सर्वाइवर, जॉइंटली या एज पर मैंडेट एंड क्लोज्ड में से ऑप्शन चूज करें। पॉइंट नंबर 13, एक्टिवेट डॉर्मेंट अकाउंट, अगर अकाउंट इनऑपरेटिव या डॉर्मैट हो गया है तो ये बॉक्स टिक करें और रीजन फॉर डॉर्मेंसी लिखें। रीजन फॉर डॉर्मेंसी जगह पर ये लिख सकते हो, आई वॉज अवे फॉर अ जॉब, आई डिडंट यूज द अकाउंट, या फिर हेल्थ इशू। पॉइंट नंबर 14, माइनर टू मेजर कन्वर्जन, ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनका अकाउंट बचपन में खोला गया था। जब अकाउंट होल्डर 18 साल का हो जाता है तब अकाउंट को माइनर से मेजर में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर अकाउंट माइनर से मेजर में कन्वर्ट करना है तो ये बॉक्स टिक करें और जिस डेट को आप मेजर हुए उस डेट को यहां लिखें। पॉइंट नंबर 15, चेंज अकाउंट टाइप, अगर आप AC टाइप चेंज करना चाहते हैं तो यह बॉक्स टिक करें और सैलरी पैकेज वेरिएंट, कॉर्पोरेट, डिफेंस अदर्स, सेविंग्स टू NRO सेविंग्स या करंट अकाउंट वेरिएंट, रेगुलर, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम में से अपना रिक्वायर्ड टाइप सिलेक्ट करें। पॉइंट नंबर 16, चेंज सिग्नेचर, अगर सिग्नेचर चेंज करवाना है तो यह बॉक्स टिक करें और फ्रॉम बॉक्स में पुराना सिग्नेचर करें और टू बॉक्स में नया सिग्नेचर करें। दोस्तों, इसके लिए आपको बैंक से एक SS फॉर्म लेना होगा, उस फॉर्म पे आपको अपना नया सिग्नेचर करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 17, अकाउंट क्लोजर, अगर आप अपना अकाउंट परमानेंटली बंद करना चाहते हैं तो ये बॉक्स टिक करें। यहां बैंक पूछता है कि अकाउंट में जो बैलेंस है वो आप कैसे लेना चाहते हैं। ऑप्शंस, कैश, अगर रूल्स के हिसाब से कैश पेमेंट अलाउड है। क्रेडिट टू अनदर अकाउंट, अगर पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करवाना है तो उस अकाउंट नंबर लिखना होगा। अकाउंट क्लोज करने से पहले चेकबुक, ATM कार्ड और पेंडिंग चार्जेस क्लियर होने चाहिए। अकाउंट क्लोज होने के बाद उस अकाउंट का यूज दोबारा नहीं किया जा सकता। अब आते हैं फिक्स डिपॉजिट PPF अकाउंट रिलेटेड सर्विसेज में। पॉइंट नंबर 18, चेंज FD टेन्योर, अगर आपने SBI में फिक्स डिपॉजिट कर रखी है और उसकी ड्यूरेशन बदलना चाहते हैं तो ये ऑप्शन टिक करें। यहां अपना FD अकाउंट नंबर लिखें। इसके बाद न्यू टेन्योर ऑप्शन में आप जितने साल FD रखना चाहते हैं उतने साल लिखें, जैसे 1 ईयर, 2 ईयर या 5 ईयर। बैंक अपने रूल्स के हिसाब से आपका FD टेन्योर अपडेट कर देगा। पॉइंट नंबर 19, इशू टर्म डिपॉजिट एडवाइस, कभी कभी FD का ओरिजिनल डिपॉजिट एडवाइस सर्टिफिकेट खो जाता है या डैमेज हो जाता है तो इस ऑप्शन को टिक करें। इसके बाद यहां सिर्फ अपना फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट नंबर लिखें। बैंक आपको डुप्लीकेट डिपॉजिट एडवाइस इशू कर देगा। पॉइंट नंबर 20, DS/इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, ये ऑप्शन इनकम टैक्स और फाइनेंशियल प्रूफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट या TDS सर्टिफिकेट चाहिए तो इस ऑप्शन को टिक करें। यहां सिर्फ अपना अकाउंट नंबर लिखें, उसके बाद बैंक आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। ये सर्टिफिकेट इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करते वक्त, लोन अप्लाई करते वक्त, इनकम प्रूफ के लिए या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए काम आता है। अब आते हैं अदर अकाउंट रिलेटेड सर्विसेज में। पॉइंट नंबर 21, पासबुक रिक्वायर्ड, यहां बैंक आपसे पूछ रहा है कि आपको पासबुक चाहिए या नहीं। अगर आप इस ऑप्शन से इन्वॉल्व हैं
यानी पासबुक का डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को टिक करें। अगर आपको नॉर्मल पासबुक चाहिए तो येस पर टिक करिए। अगर आप पासबुक नहीं लेना चाहते और अकाउंट स्टेटमेंट ईमेल पर रिसीव करना चाहते हैं तो नो टिक करके अपनी ईमेल आईडी लिख दीजिए। यह ऑप्शन उन लोगों के लिए काफी यूजफुल है जो पेपरलेस बैंकिंग प्रेफर करते हैं और अकाउंट स्टेटमेंट ईमेल पर चाहते हैं। पॉइंट नंबर 22, डुप्लीकेट पासबुक। अगर पासबुक खो गई है, फट गया है या पूरी भर गया है, ऐसे केस में नई पासबुक लेने के लिए ये ऑप्शन टिक करें। यहां सिर्फ अपना अकाउंट नंबर लिखें, उसके बाद बैंक वेरिफिकेशन के बाद डुप्लीकेट पासबुक इश्यू कर देता है। ध्यान रखिए, कुछ केसेस में डुप्लीकेट पासबुक के लिए बैंक चार्जेस भी ले सकता है। पॉइंट नंबर 23, फोन/मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेशन। आज के टाइम में लगभग हर कस्टमर मोबाइल बैंकिंग यूज करता है, लेकिन अगर आपके अकाउंट में मोबाइल बैंकिंग या फोन बैंकिंग एक्टिवेट नहीं है तो इस रिक्वेस्ट को पर टिक करें। इस रिक्वेस्ट के बाद आप SBI योनो ऐप यूज कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, रिचार्ज और बिल पेमेंट कर सकते हैं। इसलिए अगर आप डिजिटल बैंकिंग यूज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 24, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब है बैंक को पहले से ये परमिशन दे देना कि हर महीने या किसी फिक्स डेट पर आपके अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिकली दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल, हर महीने 5,000 रुपए रेकरिंग डिपॉजिट RD में जमा करना या हर महीने लोन EMI ऑटोमेटिकली कटना। फॉर्म में आपको ये जानकारी भरनी होती है। ट्रांसफर अमाउंट, RD बाय लोन अपॉन सेविंग्स अकाउंट नंबर, स्टार्टिंग डेट, ट्रांसफर फ्रीक्वेंसी। इसमें ऑप्शंस होते हैं डेली, मंथली या एंड ऑफ मंथ। इस फीचर से आपको हर बार बैंक जाकर पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप यह फैसिलिटी चाहते हैं तो इस ऑप्शन को टिक करें। पॉइंट नंबर 25, दोस्तों, अगर हम ऑटो स्वीप फैसिलिटी को सिंपल शब्दों में कहें तो अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में एक लिमिट से ज्यादा पैसा पड़ा है तो बैंक उस एक्स्ट्रा पैसे की ऑटोमेटिकली FD बना देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा, आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट में ही रहेगा लेकिन आपको इंटरेस्ट मिलेगा FD वाला। फॉर्म में बस आपको ये भरना है थ्रेशोल्ड अमाउंट, आप अपने अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस रखना चाहते हैं। स्वीप टाइम, ये कितने टाइम में होना चाहिए, वीकली या मंथली। इसके साथ ही नीचे रिवर्स स्वीप का ऑप्शन भी मिलता है। इसका मतलब है कि अगर कभी आपके अकाउंट में पैसे कम पड़ जाएं तो बैंक FD से पैसा निकालकर वापस आपके सेविंग्स अकाउंट में डाल देगा, LIFO या FIFO मेथड के थ्रू। तो अगर आप अपने अकाउंट में ज्यादा बैलेंस रखते हैं तो ये ऑप्शन आपके बहुत काम का है। ये फैसिलिटी लेने के लिए बस ये ऑप्शन टिक कर दीजिए। अब आते हैं नॉमिनेशन में। पॉइंट नंबर 26, ये फैसिलिटी बहुत जरूरी है क्योंकि भगवान न करे अगर अकाउंट होल्डर के साथ कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए तो उनका पैसा बिना किसी लीगल झंझट के उनके नॉमिनी को आसानी से मिल जाता है। तो अगर आप ये फैसिलिटी चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर टिक कर दीजिए। इसमें आपको 3 चॉइसेस मिलेंगी। न्यू नॉमिनेशन, अगर आप पहली बार नॉमिनी ऐड कर रहे हैं तो न्यू सेलेक्ट करें। चेंज नॉमिनेशन, अगर पुराने नॉमिनी को बदलना चाहते हैं तो चेंज सेलेक्ट करें। डिलीट नॉमिनेशन, और अगर नॉमिनी को हटाना चाहते हैं तो डिलीट पर टिक करें। एक बात का ध्यान रखें, बैंक के रूल के हिसाब से आपको साथ में एक छोटा सा फॉर्म भी देना होगा। न्यू के लिए DA 1 फॉर्म, डिलीट के लिए DA 2 फॉर्म और चेंज के लिए DA 3 फॉर्म। तो बस अपने हिसाब से ऑप्शन चूज करके रेलेवेंट फॉर्म साथ में अटैच कर दीजिए। पॉइंट नंबर 27, ध्यान दीजिए, यह आपके नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट के नॉमिनेशन से थोड़ा अलग है। अगर आपने बैंक के जरिए किसी सरकारी स्कीम में इन्वेस्ट किया है, जैसे APY अटल पेंशन योजना, PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और आप स्पेशली इन स्कीम्स के अंदर अपना नॉमिनी बदलना या नया ऐड करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके काम आएगा। इसमें बैंक सिर्फ आपकी चुनी हुई स्कीम के रिकॉर्ड्स में ही नॉमिनेशन अपडेट करता है। तो अगर आप इन स्कीम्स में नॉमिनेशन अपडेट करना चाहते हैं तो बस इस ऑप्शन पर टिक कर दीजिए। अब आते हैं APY रिलेटेड सर्विसेज में। पॉइंट नंबर 28, अपडेट पेंशन अमाउंट। अगर आप APY के सब्सक्राइबर हैं और अपनी मंथली पेंशन अमाउंट को बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर टिक करें। फॉर्म में आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे। 1,000 रुपए, 2,000 रुपीज, 3,000 रुपीज, 4,000 रुपीज, 5,000 रुपए। आप 60 साल की उम्र के बाद हर महीने जितनी पेंशन चाहते हैं उस अमाउंट पर बस टिक कर दीजिए। इसके बाद बैंक आपकी करंट एज के हिसाब से नया मंथली कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेगा जो 60 साल की उम्र तक आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट होता रहेगा। अब बात करते हैं चेक रिलेटेड सर्विसेज में। पॉइंट नंबर 29, चेकबुक फैसिलिटी। अगर आपके अकाउंट में चेकबुक फैसिलिटी नहीं है और आप उसे एक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन टिक करें। इस रिक्वेस्ट के बाद बैंक आपके अकाउंट के लिए चेकबुक फैसिलिटी इनेबल कर देता है। ये ऑप्शन खास तौर पर नए अकाउंट होल्डर्स के लिए यूजफुल होता है। पॉइंट नंबर 30, ड्यू पर्सनलाइज्ड चेकबुक। दोस्तों, अगर आपको नई चेकबुक चाहिए तो इस ऑप्शन को टिक करें और ये डिटेल्स भरें। नंबर ऑफ लीव्स, आपको कितने पेजेस चाहिए, 10, 20, 25, 50 या 100, उसे सेलेक्ट करें। नेम ऑन चेक, चेक पर जो नाम प्रिंट करवाना है वही लिखें। डिलीवरी एड्रेस, चेकबुक कहां मंगवानी है, परमानेंट, कॉरेस्पॉन्डेंस या न्यू एड्रेस चुनें। नए पते के लिए एड्रेस लाइन 123 भर दें। फॉर्म सबमिट होने के बाद चेकबुक कुरियर से आपके घर पहुंच जाएगी। पॉइंट नंबर 31, चेक भुगतान रोके। दोस्तों, अगर आप किसी चेक का भुगतान रोकना चाहते हैं, जैसे कि चेक खो गया, चोरी हो गया, गलत राशि या गलत नाम भर दिया, तो इस विकल्प पर टिक करें।
यहाँ बस ये विवरण भरें, कितने चेक रोकने हैं, उनकी संख्या लिखें, चेक नंबर, अगर एक चेक है तो उसका नंबर लिखें, अगर एक से ज्यादा है तो शुरुआती और अंतिम चेक नंबर डालें। ध्यान रखें, बैंक इसके लिए कुछ शुल्क ले सकता है और अगर चेक पहले ही भुनाया एनकैश जा चुका है तो भुगतान रुक नहीं पाएगा। अब आते हैं डेबिट कार्ड सेवाएं पर। पॉइंट नंबर 32, एटीएम कार्ड जारी करना। दोस्तों, अगर आप नए डेबिट या एटीएम कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो एटीएम कार्ड इशुएंस विकल्प पर टिक करें। कार्ड आवेदन करते समय आपको 2 विकल्प मिलते हैं, नया, न्यू। यह विकल्प तब चुनें जब आप इस खाते पर पहली बार एटीएम कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं, यानी पहले कोई कार्ड जारी नहीं हुआ था। बदले, रिप्लेस, यह विकल्प तब चुनें जब आपके पास पहले से कार्ड था लेकिन वो खो गया, खराब हो गया या उसकी समय सीमा समाप्त एक्सपायर हो गई है और आप उसकी जगह नए कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसके बाद बस डिलीवरी का पता चुनें कि कार्ड स्थायी, परमानेंट या पत्राचार कॉरेस्पॉन्डेंस पते पर मंगवाना है। कार्ड पर नाम, कार्ड पर जो नाम प्रिंट करवाना है वही लिखें। फॉर्म जमा होते ही नया एटीएम कार्ड आपके पते पर भेज दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 33, डेबिट कार्ड ब्लॉक अनब्लॉक करें। दोस्तों, अगर आप अपने डेबिट या एटीएम कार्ड को ब्लॉक या अनब्लॉक करवाना चाहते हैं तो इस विकल्प पर टिक करें। यह अनुरोध 2 अलग अलग स्थितियों में काम आता है। डेबिट कार्ड ब्लॉक करें, अगर आपका एटीएम कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है या कोई संदिग्ध गतिविधि दिख रही है तो तुरंत ब्लॉक पर टिक करें और अपना कार्ड नंबर लिख दें ताकि कोई आपके पैसे न निकाल सके। डेबिट कार्ड अनब्लॉक करें, अगर आपका कार्ड पहले अस्थायी रूप से ब्लॉक था या गलत पिन डालने की वजह से ब्लॉक हो गया था तो उसे वापस चालू करवाने के लिए अनब्लॉक चुनें। फॉर्म में आपको ये विवरण भरने होंगे, कार्ड नंबर, जो कार्ड ब्लॉक या अनब्लॉक करना है, कारण, कार्ड क्यों ब्लॉक करवाना है, जैसे खो गया, खराब हो गया या धोखाधड़ी की गतिविधि। इस विकल्प को टिक करके जमा करते ही आपका कार्ड सुरक्षा के हिसाब से ब्लॉक या अनब्लॉक कर दिया जाएगा। अब आते हैं इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं पर। पॉइंट नंबर 34, इंटरनेट बैंकिंग सक्रिय करें। दोस्तों, आज के समय में इंटरनेट बैंकिंग हर किसी के लिए जरूरी हो चुकी है। अगर आप अपने खाते पर इंटरनेट बैंकिंग सक्रिय करवाना चाहते हैं तो इस विकल्प को टिक करें। नेट बैंकिंग सक्रिय होते ही आप घर बैठे ही शेष राशि, बैलेंस जांच सकते हैं, फंड ट्रांसफर, NEFT, RTGS, IMPS कर सकते हैं, FD खोलना, बिल भुगतान और टैक्स भुगतान जैसे बहुत से काम आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रखें, इस अनुभाग में एक किट नंबर का विकल्प भी होता है लेकिन ये आपको नहीं भरना है। फॉर्म पर साफ लिखा है कि ये केवल आधिकारिक उपयोग के लिए है, इसे बैंक कर्मचारी ही भरेगा। पॉइंट नंबर 35, यूजर नेम पासवर्ड पुनः सक्रिय करें। दोस्तों, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करते समय सबसे ज्यादा दिक्कत तब आती है जब हम अपना लॉगिन विवरण भूल जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड बाय यूजरनेम रीसेट विकल्प को टिक करें। इस अनुभाग में आपको 3 अलग अलग विकल्प मिलते हैं, आप अपनी समस्या के हिसाब से चयन कर सकते हैं। यूजरनेम पुनः सक्रिय करें, अगर आप अपना यूजरनेम भूल गए हैं या गलत विवरण डालने की वजह से आपका यूजरनेम निष्क्रिय हो गया है तो इस पर टिक करें। लॉगिन पासवर्ड पुनः जारी करें, अगर आप नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं और बैंक से नया पासवर्ड चाहते हैं तो ये विकल्प चुनें। प्रोफाइल पासवर्ड रीसेट करें, अगर आप फंड ट्रांसफर या पासवर्ड बदलने वाला प्रोफाइल पासवर्ड भूल गए हैं तो इस पर टिक करें। इसके बाद सुरक्षा सत्यापन के लिए अपनी जन्मतिथि सही भर दें। नीचे एक विकल्प और दिया गया है, अगर आप चाहते हैं कि बैंक आपका नया पासवर्ड एक पूर्व मुद्रित किट, प्री प्रिंटेड किट में पैक करके आपके घर के पंजीकृत पते पर भेजे तो आप उस विकल्प पर भी टिक कर सकते हैं। ये विकल्प टिक करके फॉर्म जमा करते ही आपको अपनी नेट बैंकिंग का एक्सेस वापस मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 36, इंटरनेट बैंकिंग अधिकारों में संशोधन। दोस्तों, अगला विकल्प उन लोगों के लिए है जो अपनी नेट बैंकिंग की एक्सेस अनुमतियों यानी अधिकारों, राइट्स को बदलना चाहते हैं। इस अनुभाग का नाम इंटरनेट बैंकिंग राइट्स मॉडिफिकेशन है। अगर आप यह सुविधा चाहते हैं तो इस विकल्प को टिक करें। आप अपने हिसाब से 2 में से कोई भी एक अधिकार चुन सकते हैं, पूर्ण लेन देन अधिकार, फुल ट्रांजैक्शन राइट्स। अगर आप नेट बैंकिंग का पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे किसी को पैसे ट्रांसफर करना, बिल भुगतान, रिचार्ज या कोई भी ऑनलाइन लेन देन करना, तो इस विकल्प को चुनें। इसमें आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। सीमित लेन देन अधिकार, लिमिटेड ट्रांजैक्शन राइट्स, ये विकल्प उन लोगों के लिए है जो सुरक्षा की वजह से खाते से पैसे ट्रांसफर नहीं करना चाहते। इसमें आप सिर्फ अपने खाते की शेष राशि जांच सकते हैं, विवरण देख सकते हैं और खाते की जानकारी देख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन पैसे भेजना की अनुमति नहीं होगी। तो आप अपनी जरूरत और सुरक्षा के हिसाब से सही विकल्प पर टिक कर दीजिए। पॉइंट नंबर 37, ऐड बेनिफिशियरी। दोस्तों, अगर आप नेट बैंकिंग के जरिए किसी नए व्यक्ति को पैसे भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें लाभार्थी पैसे लेने वाला के रूप में जोड़ना होता है। अगर आप ये सुविधा चाहते हैं तो इस विकल्प को टिक करें। इस अनुभाग में आपको ये जरूरी विवरण ध्यान से भरने होते हैं। संदर्भ संख्या, रेफरेंस नंबर जो फॉर्म पर दिया होता है, लाभार्थी का नाम, जिसे पैसे भेजने हैं उनका नाम, खाता संख्या, उनका बैंक खाता नंबर, बैंक एवं शाखा का नाम, उनका बैंक कौन सा है और शाखा कहां है,
आईएफएससी कोड, बैंक शाखा का 11 अंकों का आईएफएससी कोड। लेन देन सीमा, ट्रांजैक्शन लिमिट, आप उन्हें अधिकतम कितना पैसा भेज पाएं उसकी सीमा तय करें, जैसे 50,000 रुपए। सही विवरण भरकर जमा करते ही बैंक सत्यापन के बाद लाभार्थी जुड़ जाएगा और आप आसानी से पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। अब आते हैं पेंशन सेवाएं पर। पॉइंट नंबर 38, जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट। अगर आपको बैंक से पेंशन मिलती है तो हर साल अपनी पेंशन चालू रखने के लिए आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। अगर आप यह सुविधा चाहते हैं तो इस विकल्प को टिक करें। इस अनुभाग में आपको बस अपना पीपीओ नंबर, पेंशन भुगतान आदेश संख्या लिखना होता है। ध्यान रखें, अगर आप समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो आपकी मासिक पेंशन रुक सकती है। इसलिए फॉर्म जमा करके बैंक से अपना जीवन प्रमाण पत्र जरूर अपडेट करवा लें। पॉइंट नंबर 39, पेंशन प्रमाण पत्र स्लिप। दोस्तों, अगर आपको अपनी पेंशन का प्रमाण चाहिए, जैसे लोन आवेदन करने के लिए, आय के प्रमाण के लिए या किसी सरकारी कार्यालय में जमा करने के लिए, तो इस विकल्प को टिक करें। इसमें आपको बस ये विवरण भरने हैं। पीपीओ नंबर, अपना पेंशन भुगतान आदेश नंबर लिखें, महीना और वर्ष, जिस महीने और साल की पेंशन स्लिप आपको चाहिए वो चुनें। फॉर्म जमा करते ही बैंक आपको पेंशन प्रमाण पत्र या पेंशन स्लिप जारी कर देगा। पॉइंट नंबर 40, फॉर्म 16। दोस्तों, अगर आपकी पेंशन पर टीडीएस टैक्स कटा है और आप अपना आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 16 की जरूरत पड़ेगी। इस विकल्प को टिक करें और बस अपना पीपीओ नंबर लिखें। बैंक विवरण सत्यापित करके आपका पेंशन फॉर्म 16 जारी कर देगा, जिससे आप आसानी से अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 41, पेंशनर्स ग्रीवेंसेस। दोस्तों, अगर आप एक पेंशनर हैं और आपको पेंशन से जुड़ी कोई भी समस्या या दिक्कत आ रही है तो इस ऑप्शन को टिक करें। यह रिक्वेस्ट आपकी इन तमाम दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए दी जाती है। पेंशन अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई, लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं हुआ, पेंशन की अमाउंट गलत आई है या पेंशन बिल्कुल रुक गई है, ऐसी किसी भी समस्या के लिए ये ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना इश्यू लिख दें। बैंक आपकी कंप्लेंट वेरीफाई करेगा और जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अब आते हैं वॉकर सर्विसेज की। अगर आप अपने कीमती गहने, ज्वेलरी, जरूरी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी वैल्यूएबल्स बैंक में सेफ रखना चाहते हैं तो ये सेक्शन टिक करें। ये ऑप्शंस दो तरह के लोगों के लिए हैं। नए यूजर्स जो बैंक में नया लॉकर एलोकेट करवाना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग लॉकर होल्डर्स जिनके पास पहले से लॉकर है और वो उससे रिलेटेड कोई सर्विस या बदलाव चाहते हैं। आइए देखते हैं कि इस सेक्शन में आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं और उन्हें कैसे भरना है। पॉइंट नंबर 42, दोस्तों, अगर आप बैंक में अपने गहने या जरूरी डॉक्यूमेंट सेफ रखने के लिए नया लॉकर लेना चाहते हैं तो लॉकर अलॉटमेंट वाले ऑप्शन को टिक करें। इस सेक्शन में आपको अपनी जरूरत के हिसाब से लॉकर साइज चुनना होता है। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। ध्यान रखें, लॉकर का अलॉटमेंट ब्रांच में उपलब्धता खाली होने के हिसाब से ही मिलता है। अगर ब्रांच में लॉकर खाली नहीं है तो बैंक आपका नाम वेटिंग लिस्ट में डाल सकता है। पॉइंट नंबर 43, दोस्तों, जैसे हम अपने सेविंग्स अकाउंट में नॉमिनी ऐड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही लॉकर के लिए भी नॉमिनी ऐड करना बहुत जरूरी होता है। इसी के लिए लॉकर नॉमिनेशन का ऑप्शन टिक करें। इस सेक्शन में आपको बस अपना लॉकर नंबर लिखना होता है और इस फॉर्म के साथ बैंक का नॉमिनेशन फॉर्म SL1, SL2 अटैच करना पड़ता है। लॉकर में नॉमिनी ऐड करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि फ्यूचर में किसी भी अनचार्टेड इवेंट के वक्त आपके परिवार के लिए लीगल प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है और लॉकर का एक्सेस स्मूथली मिल जाता है। पॉइंट नंबर 44, ऑकर कन्वर्जन, सिंगल टू जॉइंट। दोस्तों, अगर आपका लॉकर पहले सिर्फ एक पर्सन के नाम पर था लेकिन अब आप उसमें किसी दूसरे फैमिली मेंबर या पर्सन को जॉइंट होल्डर बनाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर टिक करें। इस सेक्शन में आपको ये डिटेल्स भरनी होंगी। लॉकर नंबर, जो लॉकर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, जॉइंट होल्डर नेम, जिसे आप नया जॉइंट होल्डर बनाना चाहते हैं, उनका पूरा नाम, जॉइंट होल्डर अकाउंट नंबर। सही डिटेल्स भरने के बाद बैंक वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करके आपके लॉकर को जॉइंट ऑपरेशन में कन्वर्ट कर देगा। पॉइंट नंबर 45, दोस्तों, अगर आप अपना बैंक लॉकर सरेंडर करना चाहते हैं, यानी उसे हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं, तो लॉकर क्लोजर वाले ऑप्शन को टिक करें। इस सेक्शन में आपको अपना लॉकर नंबर और लॉकर की की नंबर लिखना होता है। लॉकर सरेंडर करने से पहले ये 3 बातें ध्यान रखें। आपका लॉकर पूरी तरह से खाली, एम्प्टी होना चाहिए। अगर कोई पुराना लॉकर रेंट पेंडिंग है तो उसे पहले क्लियर करें। बैंक को लॉकर की ओरिजिनल की वापस लौटानी पड़ेगी। ये सब कंप्लीट होने के बाद बैंक आपका लॉकर सरेंडर प्रोसेस सक्सेसफुली पूरा कर देगा। पॉइंट नंबर 46, लॉकर ब्रेक ओपन। दोस्तों, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपकी लॉकर की चाबी की खो जाए या डैमेज हो जाए और लॉकर खुल न रहा हो तो ब्रेक ओपन लॉकर वाले ऑप्शन का यूज किया जाता है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर बैंक अपने रूल्स और ऑफिशियल्स की प्रेजेंस में आपका लॉकर सिस्टमैटिकली तोड़कर खोलता है। ध्यान रखें, लॉकर ब्रेक ओपन करवाने के लिए बैंक आपसे अच्छी खासी एक्स्ट्रा चार्जेस बाय पेनल्टी लेता है, इसलिए लॉकर की को हमेशा बहुत ही संभालकर और सेफ जगह पर रखें। दोस्तों, सारी डिटेल्स भरने के बाद आखिर में आता है सबसे जरूरी हिस्सा, फॉर्म का डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन पर साइन करके आप ऑफिशियली कंफर्म करते हैं कि सही जानकारी, फॉर्म में भरी गई सारी डिटेल्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस, आपने बैंक के सारे रूल्स और डेबिट कार्ड,
SMS अलर्ट्स या इंटरनेट बैंकिंग के टर्म्स एक्सेप्ट कर लिए हैं। सर्विस चार्जेस, आप बैंक को ये अथॉरिटी देते हैं कि एप्लीकेबल सर्विस चार्जेस आपके अकाउंट से डिडक्ट किए जा सकते हैं। DBT NPCI सीडिंग, जरूरत पड़ने पर आपका अकाउंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के लिए NPCI मैपर से लिंक किया जा सकता है। साइन करने और फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार पूरे फॉर्म को दोबारा क्रॉस चेक जरूर कर लें ताकि कोई मिस्टेक न रहे। दोस्तों, डिक्लेरेशन के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी बॉक्स होता है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट्स सबमिटेड। यहां आपको ये लिखना होता है कि आपने इस पूरे फॉर्म में कुल कितनी सर्विसेज या चेंजेस के लिए रिक्वेस्ट की है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपने सिर्फ मोबाइल नंबर चेंज पर टिक किया है तो यहां लिखें 1। अगर आपने मोबाइल नंबर जोड़ ईमेल जोड़ एड्रेस तीनों चेंज के लिए अप्लाई किया है तो यहां लिखें 3। या फिर अगर आप ATM कार्ड जोड़ इंटरनेट बैंकिंग जोड़ चेकबुक तीनों के लिए टिक कर रहे हैं तो काउंट होगा 3। इस संख्या को सही से लिखने से बैंक को पता चल जाता है कि आपने कितनी रिक्वेस्ट्स दी हैं और आपकी कोई भी सर्विस मिस नहीं होती। दोस्तों, अब आता है फॉर्म का सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, कस्टमर सिग्नेचर। आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट, ये पूरी तरह से आपके सिग्नेचर पर डिपेंड करता है। इसमें ध्यान रखें, सिंगल अकाउंट, अगर अकाउंट सिर्फ आपके नाम पर है तो सिर्फ फर्स्ट अकाउंट होल्डर को साइन करना है। ज्वाइंट अकाउंट, अगर अकाउंट ज्वाइंट है तो फर्स्ट और सेकंड दोनों अकाउंट होल्डर्स के सिग्नेचर होने जरूरी हैं। सबसे खास बात, अपने सिग्नेचर बिल्कुल वैसे ही करें जैसे आपने बैंक के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स या पासबुक में किए हैं। अगर आपका सिग्नेचर बैंक रिकॉर्ड से मैच नहीं हुआ तो आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकती है। दोस्तों, कस्टमर सिग्नेचर के बाद सबसे नीचे आता है ब्रांच ऑफिशियल सेक्शन। ध्यान रखें, इस सेक्शन में कस्टमर को कुछ भी नहीं भरना होता। यह पूरी तरह से बैंक एम्प्लॉइज के इंटरनल वेरिफिकेशन के लिए होता है। इसमें बैंक ऑफिसर अपनी डिटेल्स दर्ज करता है, जैसे एम्प्लॉय कोड वन नंबर ब्रांच, ऑफिशियल नेम ऑफिसर, सिग्नेचर, डेट ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव्ड। इस सेक्शन को बिल्कुल खाली ब्लैंक छोड़ दें। फॉर्म कंप्लीट करने के बाद इसे ब्रांच काउंटर पर सबमिट कर दें। दोस्तों, फॉर्म सबमिट करने के साथ ही एक बहुत जरूरी काम करना बिल्कुल मत भूलना, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट लेना। फॉर्म के पहले पेज पर भी ये क्लियरली लिखा होता है और लास्ट पेज पर इसका अलग से सेक्शन दिया गया है। जब भी आप अपना फिल्ड फॉर्म बैंक काउंटर पर सबमिट करें तो बैंक एम्प्लॉय से एक्नॉलेजमेंट स्लिप पर स्टैंप और साइन करवाकर अपने पास जरूर रख लें। ये रिसिप्ट इस बात का पक्का प्रूफ होती है कि आपने अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर दी है और फ्यूचर में किसी भी डिले या क्वेरी के वक्त ये आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों, फॉर्म सबमिट करने के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है कि आपका काम कितने दिन में होगा। तो फॉर्म के आखिर में SBI ने इसका एग्जैक्ट टाइम फ्रेम भी दिया है। नॉर्मल रिक्वेस्ट्स जैसे मोबाइल नंबर अपडेट, एड्रेस चेंज या इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज, इन्हें प्रोसेस होने में लगभग 2 वर्किंग डेज लगते हैं। फिजिकल डिलीवरीज, अगर आपने चेकबुक, ATM कार्ड या किसी फिजिकल किट के लिए रिक्वेस्ट की है तो आपके एड्रेस के हिसाब से डिलीवरी में 7 से 15 वर्किंग डेज का टाइम लग सकता है। इसलिए फॉर्म सबमिट करने के बाद इतना टाइम जरूर दें। दोस्तों, अक्सर लोग SBI का फॉर्म भरते वक्त ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिससे उनका फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए फॉर्म जमा करने से पहले यह 7 गलतियां बिल्कुल मत करना। गलत अकाउंट नंबर, ऐसे किसी भी नंबर को 2 बार रीचेक करें। मोबाइल नंबर डिजिट एरर, एक भी डिजिट गलत हुआ तो OTPS अलर्ट्स आने बंद हो जाएंगे। सिग्नेचर मिसमैच, बैंक रिकॉर्ड वाला एग्जैक्ट सिग्नेचर ही करें। अननेसेसरी सेक्शंस भर देना, पूरा फॉर्म नहीं भरना है, सिर्फ वही ऑप्शंस फिल करें जो आपको चाहिए। मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करना मत भूलना। विदाउट सेल्फ अटेस्टेशन, डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी पर अपना सिग्नेचर सेल्फ अटेस्ट जरूर करें। नो एक्नॉलेजमेंट, फॉर्म देकर बिना स्टैंप रिसिप्ट लिए वापस मत आना। अगर आप इन 7 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका फॉर्म पहली बार में ही बिना किसी इंटरप्शन के एक्सेप्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो के एंड में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रो टिप्स ताकि आपका फॉर्म एक ही बार में परफेक्टली फिल हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना आए। फॉर्म को हमेशा ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से ही भरें। डिटेल्स हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखने की कोशिश करें ताकि हैंडराइटिंग ईजिली समझ आए। फॉर्म पर कटिंग या ओवरराइटिंग बिल्कुल मत करें वरना बैंक रिजेक्ट कर सकता है। फॉर्म सबमिट करने से पहले हर एक डिटेल को दोबारा री-वेरीफाई जरूर करें। फॉर्म सबमिट करते वक्त अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए साथ ले जाना मत भूलना। अगर किसी ऑप्शन का मतलब समझ ना आए तो खुद से अंदाजा लगाने के बजाय बैंक एम्प्लॉय से पूछ लें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस कंप्लीट SBI कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म गाइड से आपको फॉर्म की हर रिक्वेस्ट और हर सेक्शन बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपने ये वीडियो शुरू से एंड तक देखा है तो अब आप बिना किसी कंफ्यूजन के SBI कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ब्रांच में कोई प्रॉब्लम ना हो। और बैंकिंग से जुड़ी ऐसी ही जेन्युइन, एक्यूरेट और स्टेप बाय स्टेप गाइड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर इस फॉर्म से रिलेटेड अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट या सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली बैंकिंग गाइड वीडियो में। धन्यवाद।